चलिए भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, समय समय पर विलयन को बदलना पड़ता है। जो बिल्कुल हमने जो विलयन संवर्धन में पढ़ा था ना, वही चीज है। सीधा खड़ा रखना पड़ता है पादप को। सीधा खड़ा रहने के लिए आपको उसमें कोई सपोर्ट, कोई उसके सहारे के लिए कुछ लगाना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज जो आपको जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक तकनीक में ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हाइड्रोपोनिक तकनीक या जल संवर्धन करते वक्त, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, वो है इसमें पाता है। यानी कि वायु का आपको जल संवर्धन के अंदर सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पानी क्या होता है, जल क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होने लगता है, खत्म होने लगती है। वायु बहुत जल्दी उसमें डिक्रीज होने लगती है, नीचे जाने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तेज हवा से उसमें वायु के आपको प्रवाहित करनी पड़ती है। अच्छा, जल संवर्धन के लाभ क्या हो सकते हैं बच्चों? जल संवर्धन के लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ ये हो सकते हैं, पहला कि इसके अंदर विलयन को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जो जो पोषक तत्व पादप को चाहिए उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, मृदा में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मृदा में उपस्थित जो पादप है उसको कितना मृदा से मिल गया और कितना हमने दे दिया, ये नहीं पता। लेकिन जो अच्छा लग जाता है, ये बात बहुत बच्चों को आप मैंने पहले पढ़ाई है तो बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, एलगी कैसे ग्रो कर जाती है? पानी में तो ग्रो करती है कि नहीं करती? शैवाल ग्रो करती है। कई ऐसे पादप हैं। अच्छा, ये जो आपके आप देखते हैं, ये जो आपके पादप लगे रहते हैं पानी में, तो पानी में कैसे लगे हुए हैं? जलीय पादप होते हैं ना, कैसे लगे हुए हैं? तो पादप लग जाते हैं पानी में, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने भी आपको बोला हमें क्या करना पड़ता है, उसको उसी हिसाब से सारी चीजें। सॉइल का मेन काम क्या है? मेरे को एक बात बताओ, सॉइल का मेन काम क्या है? सॉइल का मेन काम होता है सपोर्ट देना, सहारा देना, पादप को सहारा देना, उसकी जड़ों को सहारा देना। तो उसके लिए हम उसे ऑलरेडी एक सहारा हम उसको दे देते हैं कि जिसकी वजह से वो उस पर सीधा खड़ा रह सके। अब आप कहें मैडम जड़ को भी तो पकड़ने का काम करती है सॉइल, जड़ कैसे फैलेगी? तो जैसे जलीय पादपों की जड़ फैलती है, ऐसी उस पादप की जड़ फैलेगी। ठीक है ना? तो हो जाता है, पानी में पादप लग जाता है। आप घर में जाके लगाना मत, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं लगा सकते। जब हम उसको लैब में करते हैं या जब प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तब उसमें पूरी तरीके से वही चीजें उसको मौजूद कराई जाती हैं। ठीक, चलो। अच्छा, पादप को मैंने अभी बताया, जल संवर्धन के लाभ क्या हो सकते हैं कि आप पोषक विलयन का जो सांद्रता है, पोषक विलयन जो आप दे रहे हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि ये पोषक तत्व हमें इतना देना है, ये पोषक तत्व हमें इतना देना है। तो पोषक तत्वों की जो सांद्रता है आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और क्या सकते हैं, मैंने भी आपको बताया कि जो विलयन है आप उसको बार बार बदल सकते हैं। हमने बार बार बदलना पड़ता भी है, क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होने लगता है, प्लांट से निकलने वाले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, पान से निकलने वाला जो वेस्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है, इस विलयन में एकत्रित होने लगता है। इसके लिए हमें उस विलयन को बार बार बदलना पड़ता है। ठीक है, और ये अच्छी बात भी है। विलयन को बार बार बदलने से क्या होता है, एक शुद्ध विलयन पादप को मिलता रहता है, जिसकी वजह से पादप में कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारी होने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, मृदा में कॉलोइड पाई जाती है बच्चों। मैंने आप लोगों से पानी की बात करी थी, मृदा में जल का प्रकार की बात करी थी, जब मैंने आपको बताया था कि कॉलोइडल पानी का क्या होता है, जब मृदा के कणों से बात की थी कि हमने, मृदा के कणों से जो पानी चिपक जाता है, जो पादप को मिलता नहीं है, वो इधर नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि मृदा तो है नहीं, तो किसके कणों से जुड़ेगा? तो कॉलोइड उनको हम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कॉलोइड। मृदा के कणों से जो पानी चिपक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलॉइड कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कॉलॉइडल पार्टिकल इसमें हमें, कॉलॉइड पदार्थ हमें इसमें नहीं मिलते। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी होती है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक तकनीक में इस्तेमाल करने की होती है, कि हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या क्या फायदे इसको प्राप्त होते हैं। ठीक। और क्या हो सकते हैं, आप अपने आप को कर सकते हैं। गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, मृदा में गुड़ाई करनी पड़ती है आपको बार बार। ठीक। अब कुछ साइंटिस्टों ने खनिज की अनिवार्यता, हमने ये सारे सिद्धांत पढ़े हैं, ये सभी सिद्धांत हमने पढ़ने के बाद हमने क्या बताया कि खनिज जो होते हैं वो अनिवार्य हैं। हमने ये सब सिद्धांत किस लिए करे कि पर्टिकुलर कोई भी खनिज है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है,
सल्फर है, कॉपर है, तो ये सब खनिज क्या है, इन सब खनिजों की क्या अनिवार्यता है, ठीक है, ये सब खनिज क्यों जरूरी है ये हमने देख लिया, या कैसे जरूरी है ये हमने देख लिया। लेकिन अनिवार्यता को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी खनिज किसी पादप के लिए अनिवार्य है, इसको हम इसको हम कैसे पता करते हैं, तो इसको हम पता करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने थ्योरियां दी हैं। थ्योरी से मतलब है कुछ पॉइंट सुझाए हैं, उन पॉइंटों की बात करें। अच्छा, पहला जो पॉइंट है, पहली जो मात्रा है उसको उन्होंने दिया है, तो अच्छा दिया किसने है ये, आर्नन एवं स्काउट, ठीक है, किसने दिया है ये, आर्नन एवं स्काउट ने दिए हैं। तीन मुख्य बिंदु इन्होंने बताए। पहला, किसी विशिष्ट तत्व पादप की, मतलब कोई भी जो विशिष्ट तत्व है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी कायिक और लैंगिक वृद्धि, यानी कि उसकी सोमैटिक टिश्यूज और उसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सोमैटिक पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि फ्लावर, फूल, और हम ये कहते हैं सोमैटिक पार्ट्स यानी कि उसकी कायिक वृद्धि, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ब्रांचेज, उसकी टहनियों का बढ़ना, उसमें पत्तियों का उगना, तो ये सारी चीजें यानी कि कायिक वृद्धि और लैंगिक वृद्धि दोनों को डिपेंड करे, यानी कि दोनों के लिए जरूरी हो, तो ऐसा तत्व क्या कहलाता है, उस पादप के लिए अनिवार्य तत्व कहलाता है। क्यों, अगर तत्व नहीं होगा तो इसकी, जैसे कि मैं आपको नाइट्रोजन बताऊं, नाइट्रोजन एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, नाइट्रोजन सबसे मुख्य तत्व है या नहीं है, सबसे मुख्य तत्व हम कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सभी गैसों में सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बावजूद पादप क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित तो नहीं कर पाते, उसके लिए हमें अलग से खाद डालनी पड़ती है, यूरिया डालनी पड़ती है। इसका मतलब नाइट्रोजन पादप के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी। जरूरी क्यों है, क्योंकि पादप का सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्या है, प्रकाश संश्लेषण, या नहीं है, पादप का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है, प्रकाश संश्लेषण। नाइट्रोजन की कमी से इसी में बाधा आने लगती है, प्रकाश संश्लेषण में। क्यों, क्योंकि पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली पड़नी शुरू हो जाती है पत्तियां, और एक टाइम के बाद मुरझाने लगती है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में बाधा बनता है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये इसकी कायिक वृद्धि और लैंगिक वृद्धि दोनों को डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों को अफेक्ट कर रहा है, दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से ये होने लगता है, तो इसकी कायिक वृद्धि और लैंगिक वृद्धि दोनों के लिए जरूरी है। तो ये कैसा कैसा खनिज है, अनिवार्य खनिज है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, उस तत्व के कारण, जो तत्व है जैसे हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो उस तत्व के कारण जो न्यूनता लक्षण है, जो न्यूनता के लक्षण होते हैं, न्यूनता के लक्षण उसके लिए विशिष्ट होते हैं। न्यूनता के लक्षण, अच्छा न्यूनता के लक्षण किसने बताए थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के बारे में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को बताने वाले थे ब्लैकमैन। कौन कौन से होते हैं ये बात हम करेंगे, और ये बात हम करेंगे जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, आपकी अगली यूनिट है, अभी तो बहुत टाइम है वहां तक पहुंचने में हमें, ठीक है। तो न्यूनता के लक्षण के बारे में बताया था किसने हमें, ब्लैकमैन ने बताया था, वो बात कर लेंगे। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी है, तो अगर ये न्यूनतम अमाउंट में भी नहीं हुआ, जैसे मान लो हमें चाहिए नाइट्रोजन 25 मोलर चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इसके न्यूनतम अमाउंट में, जैसे मान लो 5 मोलर में इतना इसको प्रेजेंट है, तो कुछ लक्षण ये शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, इसकी कमी होनी है तो कुछ तो ये शो करेगा। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देखो न्यूनता के लक्षण कहते हैं कि इसकी न्यूनतम सांद्रता होने पर ये इस तरह के जो लक्षण ये बताते हैं, दर्शाते हैं, जिस तत्व के लिए पता चल जाता है, जैसे जो तत्व न्यूनता के लक्षणों को करता है कि हाँ इसमें न्यूनता के लक्षण होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, वो सॉरी 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 अनिवार्य पदार्थ खनिज, अनिवार्य खनिज, तो क्या बोलते हैं हम, अनिवार्य खनिज, ठीक है। और ये न्यूनता के लक्षण कैसे होते हैं, ये न्यूनता के लक्षण वो, जैसे नाइट्रोजन हमें चाहिए 25 मोलर, कितना मिल रहा है, 5 मोलर, अगर मैं इसको 20 मोलर और दे दूं तो ये लक्षण कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ये लक्षण कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं न्यूनता के लक्षण, ठीक है। और ऐसे खनिज को क्या बोलते हैं, अनिवार्य खनिज। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है जो विशिष्ट तत्व का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जो विशिष्ट तत्व आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विशिष्ट तत्व आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस विशिष्ट तत्व को, जो उस विशिष्ट तत्व का सीधा प्रत्यक्ष इस्तेमाल,
प्रत्यक्ष इस्तेमाल जैसे डायरेक्ट नाइट्रोजन की हमने बात करी, डायरेक्ट यूज आता है कि नहीं आता? पोटेशियम हमने बात करी, रंध्र के खुलने और बंद होने पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉपर है या मोलिब्डेनम है, ये मैंने ले लिए, अब मैं कहूँ कॉपर है तो एज ए कोफैक्टर, कोफैक्टर यानी कि कोई क्रिया, कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, उस रासायनिक क्रिया में एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है कॉपर, तो हम ये कहते हैं कि ये इतना ज्यादा अनिवार्य है। जितना ज्यादा अनिवार्य क्या है? नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो उसका प्रत्यक्ष इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इस कार्य में, पादप के इस कार्य में इसका प्रत्यक्ष इस्तेमाल है। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो ये कार्य नहीं होगा, ये इस तरह की बात हो जानी चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कार्य नहीं होगा। तो उस तरह के तत्वों को क्या बोलते हैं हम? अनिवार्य तत्व। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन चीज बताई थी। क्या पहली तो उन्होंने क्या बताई थी कि आपके जो तत्व है उसका कायिक और लैंगिक वृद्धि में बाधक। अनिवार्य तत्व कौन से? अभी बात करेंगे हम उनको, बात करेंगे। तो बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व, आपके अगला जो आपका टॉपिक है पूरा वो यही चलेगा। तो आप 2-3 दिन खींच ले जाएगा जिसमें हम सभी तत्वों के बारे में बात करेंगे। बृहत तत्व होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें हम कहते हैं। वैसे तो अगर आपको ऑफलाइन आपकी क्लास चलती तो इस तरह के न्यूट्रिएंट आपको पढ़ाई नहीं जाते, फिर बुक में टिक लगवा दिया जाता है। ठीक है, इन सब के जो कैरेक्टर होते हैं कि नाइट्रोजन है इस चीज में इस्तेमाल करता है, ये याद करने वाली चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम आप सामने बैठे होते तो मैं आपको टिक लगवा देती कि इसको इस तरह इस तरह इस तरह इसको करो। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ तो हम आपको बोर्ड पर ही करवाएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे। तो बृहत तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हम ये कहते हैं जो बृहत तत्व हैं ये तो ज्यादातर सभी कैसे होते हैं? अनिवार्य होते हैं। बृहत तत्व कौन से होते हैं? वो तत्व होते हैं जिनकी इस्तेमाल, जिनका यूज या मैं कहती हूँ जिनकी सांद्रता पादप को अच्छी अमाउंट में चाहिए होती है, वो तत्व कैसे होते हैं? बृहत तत्व खनिज, बृहत खनिज होते हैं। और ऐसे तत्व जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, जो हो या नहीं हो, जैसे कि मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या है? हेवी मेटल है। ये अगर ज्यादा अमाउंट में मिल जाए ना तो पादप के लिए घातक हो जाता है। ठीक है, ये कैसा हो जाए कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए और ना भी मिले तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसमें आता है? आपका सूक्ष्म तत्व में आता है। तो ये अनिवार्य नहीं हो सकता। जबकि जो बृहत तत्व में जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादातर वो आपके अनिवार्य होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी सभी अनिवार्य होते हैं, पर ज्यादातर कैसे होते हैं? अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इन तीनों पे डिपेंड करता है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला, आपके जो तत्व है, खनिज तत्व है, उसका कार्य कायिक और लैंगिक वृद्धि में इस्तेमाल होता है। दूसरा, न्यूनता के लक्षण दर्शाना चाहिए, यानी कि अगर वो अपनी न्यूनतम अमाउंट में होगा तो भी क्या होगा? उसके लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम उसको पूरा देते हैं, यानी कि अगर हम उसको उसकी मात्रा देते हैं तो उसके बाद वो लक्षण क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो दूसरा, वो न्यूनता के लक्षण दर्शाना चाहिए। और तीसरा, जो उसका तत्व है, जो कोई खनिज तत्व है, उसका प्रत्यक्ष इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रत्यक्ष रूप से इस काम में आ रहा है, अगर ये नहीं होगा तो ये काम भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम इन 3 बिंदुओं के आधार पर कोई भी तत्व अनिवार्य है या नहीं है इसका पता हम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए। अच्छा, ये जो तीनों सिद्धांत अभी हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं, ये सिद्धांत में आपके वृहत तत्वों के बारे में बताते हैं। सूक्ष्म तत्वों के बारे में बात करना इतना इजी नहीं होता, या मैं ये कहूँ सूक्ष्म तत्वों के बारे में जानना इतना ज्यादा सरल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सूक्ष्म तत्व इन तीनों बिंदुओं पर खड़े नहीं उतरते। ठीक है, सूक्ष्म तत्व के लिए तीनों बिंदु नहीं होते। ऊपर से जो सिद्धांत हमने बात करी है वो तीनों सिद्धांत भी सूक्ष्म तत्व के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म तत्वों के बारे में बात करना इतना इजी नहीं होता है। आपको अपने आधार पर पादप के आपको देखने के आधार पर आपको पता चलता है कि हाँ ये कमी हो रही है, तो ये कमी इस तत्व की वजह से, मतलब बृहत तत्व की वजह से तो नहीं हो रही। बृहत तत्व तो हमने को दे दिया तो उसमें कमी नहीं हो रही है, नहीं दिया तो भी कमी नहीं हो रही, ये कमी किसी और तत्व की वजह से हो रही है, तो हमें कह देते हैं फिर वो सूक्ष्म तत्व होगा। ठीक है ना? तो इस आधार पर हम सूक्ष्म तत्वों का पता लगा लेंगे। ठीक बच्चों, चलिए। अच्छा, अनिवार्य कौन कौन से होते हैं? आप ये लोग ये पूछ रहे थे कि कौन कौन से तत्व हैं जो अनिवार्य होते हैं। तो अनिवार्य के तत्वों के बारे में अगर मैं बात करूं, चलिए।
अनिवार्य बृहत तत्व और अनिवार्य सूक्ष्म तत्व। बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व। तो बृहत तत्व में अगर मैं बात करूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट वह तत्व जिनकी मात्रा हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को छोड़ करके ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही है, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बिना तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इन तीनों की बात नहीं करते। इन तीनों को छोड़कर जो सबसे ज्यादा पादप को चाहिए होता है वो चाहिए होता है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन और सब में इस्तेमाल होता है, अन्य कार्बनिक अम्लों में ये काम होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक। और कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के अलावा, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। ये सारे कैसे हैं आपके अनिवार्य बृहत तत्व, ठीक है। अनिवार्य बृहत तत्व क्या है आपके, सबसे अनिवार्य जरूरी होते हैं। सिलिकॉन, ये सारे कैसे हैं आपके अनिवार्य बृहत तत्व हैं। अच्छा, सूक्ष्म तत्व कौन होते हैं, जैसे बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये कैसे हैं आपके सूक्ष्म तत्व हैं और अनिवार्य भी हैं। सॉरी, मोलिब्डेनम नहीं है, ठीक है। बोरोन है, कॉपर है, ठीक है, और क्लोरीन है। ये कैसे हैं आपके अनिवार्य सूक्ष्म तत्व हैं। अनिवार्य हैं लेकिन इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होती है, ठीक। इसके अलावा सोडियम को भी इसमें रखा गया है। हालांकि सोडियम कई बार आपका बृहत तत्व में आ जाता है, और ये डिपेंड करता है कि सोडियम बृहत तत्व है या सूक्ष्म तत्व है। ये निर्भर करता है आपके पादप पादप के ऊपर। किसी पादप के लिए सोडियम जरूरी होता है, किसी पादप के लिए जरूरी नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये वो होते हैं आपके बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व। समझ में आया ये बात आपको, कौन कौन से होते हैं बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व? ये होते हैं, आप मार्क कर लीजिए। और नहीं भी याद रखेंगे तो आपका जो शुरू होगा अब, आपके सबसे पहले हम बृहत तत्वों की बात करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन, इनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद सूक्ष्म तत्वों की बात करेंगे, ठीक है, हेवी मेटल्स की बात करेंगे। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, लेकिन कल। जब तक आपको जो आज कराया गया है एक बार आप इनको पढ़ेंगे, और जितने तत्व आपको कल पढ़ने हैं उनको एक बार रीड करके आना। इससे क्या होगा कि कल जब हम बात करेंगे तो आप बहुत इजी, आप इजी तरीके से आपको समझते, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जो आज कराया है वो पढ़े, और कल जो हम कराएंगे, यानी कि आपको कल हम तत्वों के बारे में, इन सब तत्वों के बारे में, नाइट्रोजन वगैरह इनके बारे में बताएंगे। तो आप इन सबको भी पढ़ के आना, एक बार रीड करके आना। बाकी पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर आपको, जिससे क्या होगा, आपको कल आसानी से समझ में आ सकेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।